आज हम आप लोगों के सम्मुख इजरायल ईरान क्लैश व खाड़ी संकट पर बात करेंगे और देखेंगे कि अभी तक की जो मूलभूत गतिविधियां या घटनाक्रम रहे उन पर एक संक्षिप्त दृष्टि भी डालने का प्रयत्न करेंगे। समय अभाव के कारण इस संकट पर हम देर से आप लोगों के सम्मुख आए और काफ़ी घटनाक्रम इस बीच घटित हुए जो न केवल पॉलिटिकल साइंस के जो है विद्यार्थियों के लिए, खासकर जो इंटरनेशनल रिलेशंस वाला पेपर है उनके लिए उपयुक्त हैं या आवश्यक हैं, अपितु या कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो वैश्विक स्तर पर हर समाज के प्रत्येक तबके के लिए भी ये घटनाक्रम काफ़ी उपयोगी थे। और उसी के मद्देनज़र हम काफ़ी संक्षेप में इन घटनाक्रमों पर थोड़ी सी नज़र रखने का प्रयत्न करेंगे, दृष्टि डालने का प्रयत्न करेंगे और आपको समझाने का प्रयत्न करेंगे कि आखिर इन घटनाक्रमों के पीछे मूलभूत छिपे हुए तत्व क्या हैं। आप देखेंगे कि बाइडन के समय अमेरिका और इजराइल के बीच थोड़ा तनी जो है संबंध तनातनी के दौर से गुजर रहे थे, या हम ये कहते हैं कि तनातनी तो बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी संबंध बहुत असहज नहीं थे। संबंधों में थोड़ी असहजता दिख रही थी। कभी आप देखते थे कि जो है बाइडन साहब नेतन्याहू साहब से लड़ पड़े और कभी नेतन्याहू साहब बाइडन साहब से झगड़ पड़े, तो ये चीज़ें चल रही थी। कारण इसका था कि जितना ही नेतन्याहू ईरान के प्रति और हमास के प्रति थोड़ा सा, खास करके लेबनान के हिजबुल्लाह के प्रति, यानी इन संगठनों के प्रति जितना वो ज़्यादा थोड़ा सख्त हो रहे थे, अमेरिका के खाड़ी में जो हित थे वो प्रभावित होते जा रहे थे। अमेरिका जानता है कि इजराइल के साथ उसके संबंध जो है प्रारंभ से ही अच्छे हैं और खाड़ी में इजराइल की अमेरिका को बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, लेकिन अमेरिका ये भी जानता है कि इजराइल से जो है अमेरिका को कोई आर्थिक फायदा नहीं है। स्ट्रेटेजिक फायदा तो इजराइल से बहुत ज़्यादा है, लेकिन आर्थिक फायदा उसको जो है खाड़ी देशों से मिलता है। और खाड़ी देशों से न केवल आर्थिक फायदा मिलता है, अपितु सामरिक तौर पर भी वो ऐसे लोकेशन पर हैं और हर खाड़ी देशों में अगर देखा जाए तो अमेरिका के जो है एकाध सैन्य बेस हैं, तो उनको सामरिक और आर्थिक दोनों फायदा खाड़ी देशों से मिलता था। तो इस वजह से बाइडन नहीं चाहते थे कि इजराइल ऐसा कोई कार्य करे। अब वहाँ पर उनके लिए समस्या हो जाती, क्योंकि माना जाता है कि इजराइल की कोई भी गतिविधि अमेरिका के बिना इशारे के संभव नहीं है। तो अब वहाँ पर अगर इजराइल कुछ करता तो बाइडन साहब इजराइल का फात भी नहीं छोड़ पाते, और साथ अगर नहीं छोड़ पाते तो खाड़ी से उनको हाथ धोना पड़ता। तो ये उनके बीच तनातनी का मूल कारण बना हुआ था। ट्रंप का काल आया, और ट्रंप का काल आया तो ये इजराइल के लिए सुनहरा अवसर लेकर आया। चूंकि ट्रंप साहब एक मजे हुए सौदेबाज हैं और इजराइल के साथ इनकी शुरुआत से ही, प्रथम कार्यकाल से ही अच्छी खासी बैठती है। अब देखिए, ट्रंप साहब आते ही जो प्रथम दौरा अपना करते हैं वो सऊदी का करते हैं और यह बताने की कोशिश करते हैं कि हमारी प्राथमिकता में इजराइल नहीं, हमारी प्राथमिकता में सऊदी है और खाड़ी है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि इजराइल जब कतर पर एक अटैक करता है, और खासकर वो कतर पर अटैक नहीं था, वो इजराइल कहता है कि हम हमास के विरुद्ध ये मेरा अटैक था, क्योंकि हमास के कुछ लीडर्स वहाँ पर ठहरे हुए थे, तो हमारे अटैक में कोई कतर के आमजन को कोई नुकसान नहीं पहुँचा, हमास के विरुद्ध अटैक था। लेकिन उसमें आपने देखा होगा कि कतर वालों ने जितने इस्लामिक मुख्य लीडर थे सबकी एक मीटिंग बुलाई, और मीटिंग बुलाने के पश्चात किस प्रकार से ट्रंप साहब के ऊपर दबाव बना, और ट्रंप साहब पर जब दबाव बना तो ट्रंप साहब ने नेतन्याहू से माफ़ी भी मंगवाया। तो इन घटनाओं ने, यानी ट्रंप साहब के द्वारा प्रथम दौरे के तौर पर सऊदी को चुनना, कतर के सामने इजराइल से माफ़ी मंगवाना, इन घटनाओं ने कहीं ना कहीं खाड़ी देशों को आत्मविश्वास नहीं, अति आत्मविश्वास का शिकार बना दिया। ये लोग अति आत्मविश्वास का शिकार बन गए, और यहाँ इजराइल थोड़ा सा शर्मिंदा तो हुआ कतर से माफ़ी मांगने के समय, लेकिन उसने यहाँ शक्ति के बजाय युक्ति का सहारा लिया। इन दोनों घटनाक्रमों से इजराइल
ने शक्ति के बजाय युक्ति के माध्यम से निपटने का तरीका खोजा और वहीं से उसके अंदर प्रतिशोध की आग अभी तक चल रही थी। ईरान कभी चीज़ों को भूलने वाला नहीं हो, एक ऐसा देश है जो चीज़ों को बरसों तक नहीं भूलता है। आप जानते हैं और दुनिया उससे अवगत है। यहाँ क्या हुआ कि इजराइल ने अमेरिका का मित्र बनाकर यूएस से ही खाड़ी देशों को नुकसान पहुंचवाने का निश्चय किया। अभी तक जो भी घटनाक्रम चल रहा है, तनातनी चल रही है, संघर्ष चल रहा है, ईरान वर्सेज यूएस बनाम इजराइल, यानी यूएस और इजराइल एक तरफ, ईरान एक तरफ। उस घटनाक्रम में देखने वाली बात है कि अमेरिका को कितना नुकसान हो रहा है। उस घटनाक्रम में देखने वाली बात है इजराइल को कितना नुकसान हो रहा है। उन लोगों की तुलना में कहीं अधिक नुकसान हम देख रहे हैं कि खाड़ी के तमाम देशों को हो रहा है। यह वही स्थिति याद दिलाती है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमने देखा था कि किस प्रकार से रूस मित्र देशों के साथ लड़ रहा था, लेकिन मित्र देश ही नहीं चाहते थे कि रूस महफूज बने रहे। मित्र देशों ने ही मकड़जाल बुन के हिटलर के हाथों रूस को किस प्रकार से बर्बाद करवाने की ठानी थी और बर्बाद करवाया भी था। कुछ वही स्थिति इस समय चल रही है। यहाँ इजराइल जानबूझकर अमेरिका के हाथों, ईरान के हाथों खाड़ी को बर्बाद करवा रहा है, खाड़ी को बर्बाद करवा रहा है। कहने के लिए तो आप कहेंगे कि सऊदी अमेरिका का मित्र है और अमेरिका सऊदी का मित्र है। अमेरिका ने जो है सऊदी के या खाड़ी के जो है यूएई जैसे देशों के सुरक्षा का गारंटी लिया हुआ है, लेकिन सच्चाई यह है कहीं ना कहीं अमेरिका भी चाहता है कि ये लोग पिटें, क्योंकि जितने ये लोग पिटेंगे उतने अमेरिका का फायदा है। जितने ये लोग पिटेंगे उतने अमेरिका का फायदा है। यहाँ ईरान को दुश्मनी से इजराइल सजा दिला रहा है अमेरिका के माध्यम से और स्वयं के द्वारा, और खाड़ी तथा अन्य देशों को दोस्ती की सजा मिल रही है अमेरिका से। ईरान को अमेरिका से दुश्मनी की सजा मिल रही है तथा खाड़ी के तमाम देशों को अमेरिका से दोस्ती की सजा मिल रही है। बड़ा अद्भुत घटनाक्रम है। अभी हालिया समय में आपने देखा होगा क्षमा चाहिए, हालिया समय में आपने देखा होगा कि चीन व रूस के द्वारा खाड़ी देशों में कुछ ज़्यादा ही दिलचस्पी ली जा रही थी और यहीं से इजराइल दोहरी चाल चलना शुरू कर दिया। आपने देखा होगा किस प्रकार से चाइना और रूस के द्वारा मिलकर ईरान और सऊदी, चूंकि शिया लीडर ईरान और सुन्नी लीडर सऊदी माना जाता है, तो इन दोनों के बीच किस प्रकार से समझौता कराने का प्रयत्न किया गया। अच्छा खासा हाथ वाथ भी मिलवाया गया। तो ये जितना अमेरिका के लिए खतरनाक था या अमेरिका के जो है गल्फ में प्रभाव के लिए चुनौती था, उससे कहीं ज़्यादा चुनौती या इजराइल की सुरक्षा के लिए भी था। क्योंकि जब शिया और सुन्नी दोनों मुल्क, शिया को लीड कर रहा ईरान, सुन्नी को लीड कर रहा सऊदी, इन दोनों में अगर कोई जो है एक हम कहते हैं कि एक स्थिर समझौता हो जाता तो इसका सबसे ज़्यादा नुकसान सिक्योरिटी के तौर पर इजराइल पर पड़ता। यह इजराइल के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनता। यहीं से इजराइल ने दोहरी चाल चलना शुरू किया। स्थिति ऐसी कि अगर यह समझौता हो जाता तो इजराइल को तो नुकसान होता ही, यूएस का भी प्रभाव हाशिए की तरफ चला जाता। किंतु नेतन्याहू साहब इंतजार कर रहे थे। फिर अमेरिका में चुनाव हुआ, चुनाव में बाइडेन साहब की पराजय हुई और नेतन्याहू के फेवर के ट्रंप साहब गद्दी पर बैठे और वहीं से दोनों ने रणनीति बनाना शुरू किया और उनके बुने हुए जाल में ही आज फंसकर ये दोनों लड़ रहे हैं और पूरी तरीके से जो यूएस और चाइना की बनी बनाई रणनीति थी सब फेल हो गई, सब खत्म हो गई। जो वो इकट्ठा करवाना चाहते थे, आज अमेरिकी रणनीति वहाँ पर कायम हुई, इजराइल की रणनीति कामयाब हुई और आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से वर्तमान में परिस्थितियाँ पनप रही हैं। खाड़ी की समस्या यह है कि ये लोग समझ नहीं पाते हैं कि भैया मैंने कौन सा गुनाह किया है, मैंने कौन सा पाप किया, किस ग्रह नक्षत्र में हम लोग पैदा हुए हैं कि दुनिया में कहीं कोई संकट होता है हम लोग पिट जाते हैं। कोई भी संकट होता है हम लोग पिट जाते हैं। झगड़ा ईरान और इजराइल का है, पिट हम रहे हैं, मार हम खा रहे हैं। यूएस द्वारा यहाँ इनको सुरक्षा का वादा भी जो किया गया था वह सब ध्वस्त है।
जब वो अपना खुद का वहाँ पर दूतावास बचाने में असफल है। अभी आपने देखा कि जो अरामको है सऊदी की, जो दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी मानी जाती है, तेल कंपनी मानी जाती है, दुनिया की, सऊदी की भी बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी मानी जाती है, उस पर किस प्रकार से जो है ईरान का भी बड़ा हमला हुआ है और काफ़ी उसको नुकसान भी पहुंचा है। सऊदी जैसे देशों के पास आप देखेंगे व्यापक पैसा है, और यूएस कहीं ना कहीं मुझे लगता है जानबूझकर यह एहसास कराना चाहता है इन रईस देशों को जो गल्फ के हैं कि भैया पैसा केवल ऐश और आराम के लिए नहीं बना है, पैसा केवल ऐश करने के लिए नहीं है, अपितु पैसे का उपयोग कुछ सिक्योरिटी पर भी खर्च कीजिए, कुछ सुरक्षा पर भी खर्च कीजिए। केवल और केवल जो है शीश महल बना लेने से आप जो है और फार्चूनर ले लेने से काम नहीं चलेगा, 2 टैंक भी आपको लेना पड़ेगा और 1-2 बंकर भी बनाना पड़ेगा। मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ, मतलब ये है कि केवल और केवल पैसे से आप अयाशी मत कीजिए, अपनी सुरक्षा के लिए भी कुछ प्रबंध कीजिए। आप कहेंगे अमेरिका का इनकी सुरक्षा के लिए इतना चिंतित है, सुरक्षा के लिए चिंतित नहीं है, वो जानबूझ के पिटा ही इसीलिए रहा कि सुरक्षा पर खर्च करेंगे तो हमसे डील होगी। अभी जो हम F-35 के लिए सऊदी के पीछे भाग रहे हैं, यूएई के पीछे भाग रहे हैं, तब ये लोग हमारे पीछे भागना शुरू कर देंगे और तब हम निर्धारित करेंगे कि हमको किसको देना है, किसको नहीं देना और कितने में देना है और किन शर्तों पर देना है। तो ये अमेरिका के लिए कहीं न कहीं एक आप कह सकते हैं कि स्वर्णिम अवसर हो जाएगा। जैसे उसने अभी नाटो को, रसिया और यूक्रेन में लड़ाई हुआ और उसने किस प्रकार से नाटो को कहा कि रसिया तो तुमको खा जाएगा, रसिया तो तुमको निकल जाएगा। देख रहे हो यूक्रेन की दुर्दशा, जो तुम्हारे प्रधानमंत्री बैठ के साइकिल पे यहाँ वॉक करते हैं फिनलैंड में, देख रहा। या तो तुम लोग 5% जो है कम से कम अपने जीडीपी का खर्च करो, और नहीं तो बाकी हम तुम्हारी सुरक्षा की कोई गारंटी लेके नहीं बैठे हुए हैं। तो वो 5% अगर मान लीजिए खर्च करेगा यूरोप, डिफेंस खरीदेगा, किससे खरीदेगा? रसिया से खरीदेगा, चाइना से खरीदेगा? नहीं खरीदेगा ना। खरीदेगा किससे? मजबूरन, आज चाहे जो तनतनी हो, अमेरिका से खरीदेगा। वही खेला अमेरिका यहाँ खाड़ी में करना चाहता है, इसको समझने की आवश्यकता है। यहाँ आप देखेंगे तो दोहरा लाभ है। पहला क्या है कि इजरायल के जाल में अमेरिका को पैसा भी मिल रहा है और खाड़ी देशों की बर्बादी भी हो रही है, खाड़ी देश कमज़ोर भी हो रहे हैं। जो अभी तक चाइना वहाँ फरताज बनने की कोशिश कर रहा था और दोनों ही जो है धुरियों के बीच समझौता कराने की कोशिश कर रहा था, वह निष्फल भी हो रहा है। तो खाड़ी देश जितने पिटेंगे उतने वो अमेरिका की फरड़ में जाएंगे त्राहिमाम, क्योंकि चाइना तो यहाँ कुछ कर नहीं रहा है, रसिया तो कुछ कर नहीं रहा है। तो अमेरिका यह भी यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मेरे सिवाय आपके पास कोई विकल्प भी नहीं है। मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ, मैं जो कुछ भी हूँ, लेकिन आप मुझे छोड़कर नहीं रह सकते हैं, मुझे भूलकर आप नहीं रह सकते हैं। तो यह भी कहीं ना कहीं अमेरिका इन लोगों को दिखाने का प्रयत्न यहाँ कर रहा है, याद दिलाने का प्रयत्न कर रहा है। अब हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि ईरान आखिर ये बेवकूफ़ी क्यों कर रहा है। वह एक साथ सारे देशों से दुश्मनी लेके बैठा हुआ है, यहाँ तक कि जो होमरूज वाला रास्ता है वो भी ब्लॉक करने की बात कर चुका है। तो यहाँ हमको समझना होगा कि जो ईरान की सैन्य संरचना है, थोड़ा सा इसको हमको समझना होगा। ईरान में 2 प्रकार की सेनाएं हैं, एक IRGC है और ईरान की राष्ट्रीय सेना है, नेशनल आर्मी है। यहाँ जो ईरान की राष्ट्रीय सेना है, यह सीमा की सुरक्षा व सरकार के प्रति उत्तरदायी है, लेकिन जो IRGC है इसको सीमा सुरक्षा और सरकार के प्रति उत्तरदायित्व उसका नहीं है। यह शिया मत या शिया इस्लामी परंपरा के प्रति उत्तर जो है से प्रेरित है और मूलतः यह ईरान के सुप्रीम लीडर के प्रति उत्तरदायी है। सुप्रीम लीडर का मतलब यानी कि जो अभी तक खामनेई साहब थे, सर्वोच्च लीडर। आपने देखा होगा कि इससे पहले ट्रंप साहब के ही कार्यकाल में किस प्रकार से सीरिया में घुसकर और ड्रोन हमला करके इसी IRGC के जो कमांडर थे, यहाँ एक कमांडर, एक सुप्रीम कमांडर तो खामनेई थे, जो कमांडर थे, जो सेनापति थे, कासिम सुलेमानी का नाम आपको याद आ जाना चाहिए। उसको ड्रोन हमले में अमेरिका ने मारा था, लेकिन उसके बाद भी इतनी जो है खौफनाक प्रतिक्रिया इन्होंने नहीं किया था। लेकिन अब चूंकि इनका जो अपना सुप्रीम कमांडर है, तो कमांडर मारा गया था, अब सुप्रीम कमांडर इनका अपना नहीं रहा, तो कहीं ना कहीं यह IRGC के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती, क्योंकि इनका मूल उत्तरदायित्व ही है शिया मत, शिया इस्लाम को कैसे आगे बढ़ाया जाए और सुप्रीम लीडर को कैसे सुरक्षित किया जाए। तो सुप्रीम लीडर को जो कि ये गंवा चुके हैं, और जाहिर सी बात है कि उसी की प्रतिक्रिया है जो आज कहीं ना कहीं इन देशों को देखना पड़ रहा है। यहाँ ईरान ये नहीं कह रहा है कि भैया हम
जो है अब सऊदी पूछ रहा है हमारे खिलाफ क्यों आक्रमण कर रहे हो, ओमान कह रहा है हमारे खिलाफ क्यों कर रहे हो, यूएई कह रहा है हमारे खिलाफ क्यों कर रहे हो, वो कह रहा है अमेरिका क्यों तुम्हारे यहाँ बैठा है। ये कहते हैं मेरे देश की जो है राष्ट्रीय प्रभुसत्ता है, हमारा अपना निश्चय वो है कि हम किसको अपने यहाँ रखेंगे, किससे मित्रों संबंध रखेंगे, किससे तुरंत रखेंगे। वो कहता फिर मेरा अपना निश्चय है कि जहाँ से भी हमको इस जो है सिया मत और मजहब के खिलाफ कोई समस्या दिखाई देगी, और हम जिन जिन भी लोगों को उत्तरदायी मानेंगे जो है कहीं ना कहीं अपने सुप्रीम लीडर की हत्या के पीछे, हम सबको दंडित करेंगे, हम कुछ नहीं जानते हैं। अभी आपने देखेंगे कि जो बागची साहब हैं, वो अरागची साहब हैं जो ईरान के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि भैया हमारा अपना, वो खुद कह रहे हैं कि हमारा अपना आईआरजीसी पर कोई जो है उतना नियंत्रण नहीं है, हमारा अपना मत नहीं है, हम नहीं चाहते हैं कि ये मेरा आदेश नहीं है कि या मेरे आदेश से जो है ये जो होमरूज वाला रास्ता ब्लॉक नहीं किया जा रहा है। ये जो कुछ भी कार्रवाई अभी तक चल रही है ये सब आईआरजीसी की है, यानी वहाँ के नेशनल आर्मी की ऐसी कोई, और आईआरजीसी का चूंकि इस समय वह कमांडर विहीन हो चुका है, उसका सुप्रीम कमांडर मारा जा चुका है, तो आईआरजीसी वही कर रहा है जो सुप्रीम कमांडर ने इससे पहले जो है आईआरजीसी को ट्रेंड करके गए हैं, या जो सुप्रीम कमांडर लिख के गए हैं कि भैया ऐसी कोई समस्या अगर आएगी तो किस समस्या का किस प्रकार से निवारण करना है, कैसा क्या करना है। तो उस हिसाब से कब, तो अब देखते हैं कि इनको कब अपना फिर से सर्वोच्च कमांडर मिल रहा है, और सर्वोच्च कमांडर मिलने के बाद उसकी अपनी क्या स्थिति रह रही है, उसकी क्या प्रतिक्रिया रह रही है, और तब तक स्थितियाँ ऐसे चलती रहेंगी। और मुझे लगता है कि अमेरिका इजराइल की तो सुरक्षा करने में लगा हुआ है पूरी ईमानदारी के साथ, लेकिन वह चाह रहा है कि खाड़ी देश अभी पिटें, और बाकी आप भी घटनाक्रम पर नज़र बनाए रखिए, हम भी नज़र बनाए रख रहे हैं। अंततः हम यही कहेंगे कि मौजूदा स्थिति में हम यही कह सकते हैं कि यह इजराइल की विजय है और बाकी सबकी पराजय।